आज का हमारा मौजू गुफ्तगू एक मेजर रिस्क फैक्टर जो कि दुनिया में होने वाली नौजवान अमवात का बहुत बड़ा सबब है। बदकिस्मती से 40% लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हैं, लेकिन उनको इसका इदराक उस वक्त होता है जब उनको सेहत का कोई संगीन मसला पैदा हो जाए। इस मर्ज को साइलेंट किलर या खामोश कातिल भी कहा जाता है। इस मर्ज की वजह से ब्रेन स्ट्रोक्स या फालिज, हार्ट अटैक या गुर्दे भी नकारा हो सकते हैं, जो कि इंसान की जल्द मौत का सबब बन सकते हैं। दुनिया में इस बीमारी के अदाद शुमार को देखें तो 30 से 80 साल के 1.28 अरब लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास, जो कि एक्यूट मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। खुशामदीद डॉक्टर इलियास। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ब्लड प्रेशर के बारे में हम सुनते रहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ये ब्लड प्रेशर है क्या और इसकी क्या इम्प्लीकेशन होती हैं इंसान की हेल्थ के ऊपर, कितना ज़रूरी है ये? जो ब्लड प्रेशर है, जिसको हम आम जुबान में खून का दबाव भी कह सकते हैं, असल में वो दबाव है जब दिल खून को पंप करता है तो वो जो दबाव खून की नालियों के अंदर पैदा होता है उसको हम कहते हैं खून का दबाव या ब्लड प्रेशर। और ये बहुत, इसके दो हिस्से हैं। एक तो उस वक्त दबाव पैदा होता है जब दिल जो है मुकम्मल सिकुड़ के खून को आगे की तरफ पंप करता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर जब दिल रिलैक्स करता है तो फिर भी एक दबाव खून की नालियों में मौजूद रहता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो खून का दबाव ज़रूरी है जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट को बरकरार रखने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके हेल्थ के ऊपर असरात भी होते हैं, क्योंकि ये खून जिस्म के हर हिस्से में जाता है, तो अगर दबाव ज़्यादा होगा तो हर हिस्से को मुतासर कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर खून जिस्म के हिस्से जो इससे मुतासर होते हैं वो, अगर हम ऊपर से नीचे देखें बॉडी में, तो ये हो सकता है। ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है इसको हम नॉर्मली दो तरह की जो सिम्टम्स हैं उसके साथ एसोसिएट करते हैं। एक को हम कहते हैं हाइपोटेंशन, एक को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो जो हाइपरटेंशन है ऑब्वियसली वो ज़्यादा आम है, लोग इसको जानते हैं। हाइपरटेंशन को इतना जो है वो लोगों का उसके साथ वास्ता नहीं पड़ता, तो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हम पहले हाइपरटेंशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। ज़्यादा जो हमारे जो एक कह सकते हैं प्रॉब्लम जो हम मैं एक्यूट फिजिशियन जिसके साथ डील करते हैं वो हाइपर है, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी एक ऐसा मसला है जो हम देखते हैं इमरजेंसीज में, और ज़्यादातर वो होता है जो ऐसे लोग जो उम्र रसीदा हों या जिनके साथ कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो लो ब्लड प्रेशर इसका जो ऐसे है, अगर उसकी आप कैसे डेफिनेशन कि उसकी ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 जो सिस्टोलिक है और 60 जो डायस्टोलिक है उससे कम हो, तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ये तो है अगर आप बैठे हुए हैं। उसके बाद कई दफ़ा ये होता है कि आप एकदम खड़े हों तो आपका ब्लड प्रेशर यकदम लो हो जाता है। आधे ये भी है कि आप बैठे हुए ब्लड प्रेशर आपका 120/90 है, बिल्कुल ठीक है, 80 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो वो नीचे आ जाता है। उसको भी लो ब्लड प्रेशर के उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसके वजह से जो असरात होते हैं उसमें चक्कर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है लोग गिर भी जाते हैं, उनको चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ये इंजरीज हो सकती हैं जो कि जानलेवा भी कई दफ़ा साबित हो जाती है। ठीक है। तो जो हाइपोटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर का कम होना है, इसको ये किस हद तक सीरियस है और इसको मैनेज करना आसान है या मुश्किल है? ब्लड प्रेशर का कम हो जाना ज़्यादातर किसी वजह से होता है। उसमें से कॉमन जो आम वजूहात हैं उसमें से एक वजह तो है कि अगर आपके अंदर जो है जिसको पानी की कमी हो जाए, जैसे डायरिया हो, उन पेचिश लगे हों, वॉमिटिंग हो जाती है, उसके अलावा ब्लीडिंग हो कहीं से, इसके अलावा बाज़ औक़ात खून की कमी जिसको हम अनीमिया भी कहते हैं वो भी,
और इसके अलावा जो आपके अंदर जिस्म के अंदर कोई हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बरकरार रखते हैं, उनकी कमी। उसके अलावा दवाइयाँ जो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के ले रही हैं, वो हो सकता है उनके असरात या तो उनकी दवाई की मिकदार ज़्यादा है, या आपको एक साथ और हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दवाइयों के असरात ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अब उसके क्या असरात हो सकते हैं उसमें, जैसे कि बाज़ औक़ात हम जो देखते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ज़्यादातर उम्र रसीदा लोग, वो उनको कोई अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है और वो खा पी सही नहीं रहे, लेकिन उसके साथ वो अपनी दवाई रेगुलरली ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो वो गिर जाते हैं, गिर के उनके कई दफ़ा हड्डी टूट जाती है, कई दफ़ा सर को चोट लग जाती है, कई दफ़ा ये कोई और जैसे वो मसल जो पट्टे वगैरह को चोटें लग जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम मैनेज और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कोई है कि हम इसकी प्रिवेंशन कर सकें मुकम्मल तौर पे, ऐसा हाइपोटेंशन हो ही ना इंसान को? तो इसका ये है सबसे पहले कि जो वजूहात की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है उन पर तवज्जो दी जाए। सबसे पहले अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप उसका तशखीस और इलाज करवाएं। अगर आप डायरिया और वॉमिटिंग है तो आप मेक श्योर करें कि आप पानी की मिकदार सही ले रहे हैं। हम जो नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन 2 लीटर के करीब पानी पिए, और ये कम से कम एक ख़ास अंदाज़ा यह है कि उसका यूरिन का कलर पानी के कलर के बराबर हो, ये एक गुड इंडिकेटर है। उसके अलावा जो और चीज़ आप कर सकते हैं इसको बचाने के लिए, उसमें यह है कि आपकी कई जो चेंज इन पोजीशन और पोस्चर है उसको आप थोड़ा सा रेगुलेट करें, स्टेप वाइज कर लें। एकदम से खड़े ना हो, एकदम से लेटे हुए उठ के बैठ के थोड़ा सा वेट करें, फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। और इसके साथ ये है कि आपकी जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बाज़ औक़ात हमें टाइमिंग चेंज करने पड़ते हैं। हो सकता है कि दिन के वक़्त जब आप दवाई लें तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए, इसलिए बेहतर है वो बजाय इसके कि आप सुबह को लें उसको शाम को लें जब आप बेड में होंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें लो ब्लड प्रेशर को हम बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है आपकी, जैसे अगर जिस्म के हार्मोन की कमी है तो उसकी तशखीस और इलाज। ठीक है, ये तो हो गया कि हम रेगुलरली इसको कैसे मैनेज करें और प्रिवेंट करें। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को एक्यूट एपिसोड हो, यानी अचानक से कुछ ऐसा मसला हो जाए कि ब्लड प्रेशर लो हो गया और उनको इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया उनका, उनको क्या करना चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आएँ? क्योंकि ओबियसली ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कई इंसान काफ़ी हद तक परेशान भी हो सकता है और खौफ का शिकार हो सकता है। हाँ, ये है आपका अच्छा सवाल है। इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि अमूमन लो ब्लड प्रेशर उस वक्त होता है जब आप खड़े हुए हों और ज़्यादा देर खड़े रहें, और ज़्यादातर होता है कि क्राउडेड और वार्म एनवायरनमेंट में हो। जैसे आप गर्मी के अंदर बाहर चले गए, बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एकदम चक्कर आना शुरू होते हैं, तो ये एक निशानी है, चक्कर आना। उसके बाद कमज़ोरी महसूस होना, उसके दिल डूबना जिसको हम कह सकते हैं। इस तरह की अगर आप फीलिंग हो तो आप कोशिश करें कि आप बैठ जाएँ। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर लेट सकते हैं तो लेट जाएं, क्योंकि उससे ये होगा कि फ़ौरन आपका ब्लड प्रेशर पूरे जिस्म के अंदर एक जैसा हो जाएगा और ये चांसेस कम होंगे कि आप बेहोश हो जाएं या गिर जाएं या चोट लग जाए। उसके अलावा कोशिश करें, जैसे हमने कहा कि उस वक्त फ्लूइड, अगर आप पानी पी सकते हैं जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर को ऊपर लाने में मदद मिले तो ठीक है। तो जिन मरीज़ों में ब्लड प्रेशर कम लोअर साइड पर रहता है उनको हम कोशिश करते हैं कि या तो उनके ब्लड प्रेशर की दवाई को कम कर दें, या उनकी टाइमिंग चेंज कर दें, या उनके खुराक के अंदर नमक की मिकदार को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एनीमिया होता है या आयरन की कमी होती है खून में, जिसकी वजह से उनको ब्लैकआउट हो जाता है, उनको एकदम से वो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और गिर सकते हैं। उनके लिए आपकी एडवाइस होगी कि वो अगर उनको इस तरह रेगुलर होता है या होने का चांस है तो वो अकेले कोई सफ़र ना करें या अकेले में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जैसे एक्सरसाइज हैं जो कुछ इस तरह से कि उससे उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको एक कंपनी होनी चाहिए किसी की। ये तो है, ये तो एक कहते हैं कॉमन सेंस की तरह के प्रिवेंटिव मेजर है, लेकिन हम एमरजेंसी में हमारे जहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर, जैसे आज का मॉडर्न डे लाइफस्टाइल, ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं। तो अगर उनके अंदर खून की कमी है तो सबसे पहले यह है कि उस खून की कमी की तशखीस की जाए
उसका इलाज किया जाए बाकायदा। एक चीज़ आयरन की कमी भी एक वजह हो सकती है, आयरन की कमी ज़्यादातर ब्लीडिंग की या ब्लड लॉस की वजह से होती है, वो उसको उसकी तशखीस की जाए, उसका इलाज किया जाए। लेकिन अहम चीज़ जो है ये इसमें हमने बताया था कि जब आपने पोजीशन और पोस्चर चेंज करना है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करें। उसमें देखेंगे थोड़ा सा टाइम लें, लेटने से बैठने तक, बैठने से खड़े होने तक, उसमें थोड़ा सा टाइम दें। पानी की मिकदार को ऐसा रखेंगे उससे आपके जो जिसको कहते हैं जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रहे। और दवाइयों की मिकदार को उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, या टाइमिंग तब्दीली कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की, जो कि हाई ब्लड प्रेशर है। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर से? ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात अलामतें कम होती हैं। हम मरीज़ देखते हैं, हमने कैसे एक दफ़ा मैंने 40 साल का मरीज़ है, लेकिन वो जीपी के पास गया सिर्फ हेल्थ चेक के लिए। उस वक्त पता चला कि ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन जब हमने ब्लड टेस्ट किए तो गुर्दों पे भी असर है, ईसीजी किया तो दिल पे भी असर है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ अलामत ही नहीं है। तो ये ब्लड प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं कि साइलेंट बीमारी भी हो सकती है, और उस वक्त सामने आती है जब आप हेल्थ चेक के लिए करें या मॉनिटरिंग के लिए जाएं। इसके असरात जिस्म के हर हिस्से पे हो सकते हैं। मेजर असरात जो है दिमाग पर हो सकते हैं, जिसको हम फालिज कह सकते हैं, वो हो सकता है स्ट्रोक। उसके बाद उसका आँखों पे हो सकते हैं, आँखों की बिनाई पे मुतासर कर सकती है, दिल पे ऊपर और गुर्दों के ऊपर, और खून की शरीयानों को तंग भी कर सकती है। और गुर्दों को किस हद तक, क्योंकि इस टाइम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया में किडनी फेलियर है वो काफ़ी हद तक जो है ना अलार्मिंगली हाई जा रहा है, तो लोग शायद एहतियात नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनका जो हाइपरटेंशन में मुबतला है। हाँ, तो एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में तकरीबन हर दूसरे शख्स को ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का। ज़्यादा मर्दों में ज़्यादा है बनिस्बत औरतों के, और यूके में जो है ना हर तीसरे आदमी को या तीसरे शख्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल खामोशी से आपके जिस्म के ऊपर असरात कर सकता है। तो गुर्दों में ये इसके असरात ऐसे हो सकते हैं कि एक तो ये गुर्दों की बीमारी की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से भी गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। इसको हम कॉज और इफेक्ट कह सकते हैं। तो इस हद तक भी हो सकता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि गुर्दे जो है मुकम्मल तौर पर काम करना ख़त्म कर दें। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आप ब्लड प्रेशर पर अपने हेल्थ चेक में नज़र रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो मॉनिटर करें। अगर रेगुलर मॉनिटरिंग कम से कम एक हफ्ते की घर में मॉनिटरिंग के बाद भी आ रहा है तो उसका इलाज शुरू करवाएं। जैसे आपने बताया कि मर्दों में ख़वातीन की निस्बत जो है हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एज ग्रुप में अगर हम देखें तो कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा अफेक्टेड है? यंग लोगों में भी है हाइपरटेंशन या सिर्फ ओल्ड एज में है? तो इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें यह है कि 40 साल के से कम उम्र के लोगों में हर 5वें शख्स को ब्लड प्रेशर मुतासर कर सकता है, लेकिन 40 साल के ऊपर हर दूसरे से तीसरा शख्स मुतासर हो सकता है, और 60 साल से ऊपर तकरीबन हर एक को मुतासर कर सकता है तकरीबन। तो ये इसका मतलब अब एज एडजस्टमेंट कह सकते हैं हम इसकी। और एक और स्टडी के मुताबिक तकरीबन 1990 की दहाई में 313 मिलियन लोग ओवरऑल द वर्ल्ड जिनके ब्लड प्रेशर का मसला था अमंग मेल्स, और 2019 में डबल हो गई है। तो इस तरह तेजी से ये बड़ी मसला है। सो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो ब्लड प्रेशर को जो इसको कहते हैं ट्रीटमेंट में हमें ये चीज़ सबसे पहले ज़हन में रखनी पड़ेगी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे तो ये आपको, जैसे आप इसको पाल लेंगे तो आपको कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ आपको ऐसे चलना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं। एक है कि आप दवाइयों से इलाज कराएं, दूसरा है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाएं, जिसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस कह सकते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, एक तो बचाव के लिए भी और एक उसके इलाज के लिए भी। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका लाइफस्टाइल, ज़िंदगी के तरीक़ेकार, जिसमें आपके रोज़मर्रा की एक्टिविटी शामिल है। ख़ासकर अगर आप चहलकदमी करते हैं, कुछ वर्जिश वगैरह करते हैं, वो बहुत अहम है। 40 मिनट की एक्सरसाइज, जैसे तेज़ चलना 40 मिनट के लिए हफ्ते में 3 या 4 दिन, तो वो आपके ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में मदद देगा। खाते क्या हैं उसके ऊपर, डाइट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर।
उसमें नमक की मिकदार कितनी है, उसमें चिकनाई की मिकदार कितनी है, वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप कितनी सब्जियां लेते हैं, कितना फ्रूट लेते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद देते हैं। चाय आजकल के मॉडर्न ज़माने की एक अहम जो है ना ज़रूरत भी है। और कैफ़ीन, उसके कॉफ़ी भी, कैफ़ीन की मिकदार, ज़्यादा मिकदार ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देती है, उसको कंट्रोल करने में। इसी तरह बहुत से ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर कैफ़ीन है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उनको भी कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। वज़न को कंट्रोल करने से आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। 10 किलोग्राम वज़न कम करने से आपका 5 से लेकर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। तो ये कुछ जो ऐसे के आपको कह सकते हैं कि ये मॉडिफिएबल चीज़ें हैं। उसमें से और एक और अहम चीज़ जो मेरे जहन में है वो है स्मोकिंग, अल्कोहल। ये चीज़ें जो है ना सिर्फ ब्लड प्रेशर करने में या एक किरदार अदा करती हैं, बल्कि उनकी जो मसाइल हैं ब्लड प्रेशर के, उनको भी पैदा करने में किरदार अदा करती हैं, उनको भी बढ़ाती है। हाँ। और अल्कोहल कई नाज़रीन के लिए कि जो शराब नोशी करते हैं वो शराब नोशी भी हाइपरटेंशन पैदा करती है। जी, वो हाइपरटेंशन पैदा भी कर सकती है और हाइपरटेंशन के जो जिस्म पे असरात हैं उनको मज़ीद कर सकती है। तो हमें इसका नॉलेज है कि हाइपरटेंशन कितना पुराना मर्ज़ है, कब से है ये, क्या ये सिर्फ मॉडर्न डे की लाइफस्टाइल की वजह से है या काफ़ी अरसे से है? मतलब ये तो हो सकता है कि वो मॉडर्न डे में हमने तशख़ीस ज़्यादा हो गई है क्योंकि हालात ज़्यादा आ गए हैं, साइंस में एडवांस आ गई है। मौजूद तो पहले से भी होगा क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर जिसको कहते हैं वो सिर्फ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, और भी हैं। बाज़ का जिसको हम कहते हैं ख़ानदानी तौर पर भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जेनेटिक्स में है। उसके अलावा पैदाइशी तौर पर ऐसे नक्स खून की शरीयानों में जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। उसमें से एक वो जिसको हम कहते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, कि खून की नाली तंग हो जाती है। तो इसके अलावा लेकिन कुछ चीज़ें जो है मॉडर्न लाइफ का हमें तोहफा भी हैं। इसमें हम जिक्र किया स्मोकिंग है, उसके अलावा जो लेस एक्टिविटी है और डाइट में चेंजेस हैं, स्मोकिंग है, और ये जो हमने कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, और जो तेज़ ज़िंदगी का स्ट्रेस है वो भी इसके अंदर अपना किरदार अदा करता है। जैसे कि डाइट एंड लाइफस्टाइल, जो हम खुराक खाते हैं और जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ये दो चीज़ें हमारी बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो अभी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की जब आपने बात की तो हम सुबह जब नाश्ता करते हैं से रात के खाने तक जो नमक की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा ली जाती है, बच्चों में, बड़ों में, हर किसी में। अब जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं वो भी वेस्टर्न फूड को या चाइनीज़ को काफ़ी लाइक करते हैं। तो उसके अंदर जो सॉल्ट की मिकदार है बहुत ज़्यादा। सुबह जो सीरियल लिए जाते हैं उसमें सॉल्ट है, फिर ब्रेड खाने लोग लग गए हैं रोटी को छोड़ के, उसके अंदर सॉल्ट है। एंड देन ओबियसली वो जो करी जो डिश जो डेली बनाते हैं खाना घर में, उसमें तो सॉल्ट है ही है, लेकिन बहुत सारी आर्टिफिशियल जो चीज़ें बाज़ार से बाई की जाती हैं उसमें हिडन सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सेहत के मसाइल लोगों के बढ़ रहे हैं, एंड देन स्ट्रेस एज वेल। तो आपके ख्याल से लाइफस्टाइल एंड डाइट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हाइपरटेंशन में? बहुत अहम है ये। जो कैसे हम एक स्टडी हुई थी जिसमें वो देख रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम करने से या जिनको एड्रेस करने से जो ब्लड प्रेशर का मसले को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जिसको हम टॉप ऑफ द लिस्ट कह सकते हैं, उनमें से एक सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, दूसरा आपकी जो है डाइट है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपके जो स्मोकिंग और अल्कोहल है। एक और जो अहम चीज़ है उसी के अंदर वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, वो है वज़न। तो वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर जैसे मैंने कहा कि 10 किलोग्राम वज़न कम करने से, अगर आप ओवरवेट हैं, 10 किलोग्राम वज़न कम करने से 5 से 20 मिलीमीटर मर्करी आप ब्लड प्रेशर पर असर कर सकते हैं। इसी तरह खुराक के अंदर नमक की मिकदार को रेगुलेट करने से, उसको कंट्रोल करने से, हाफ से लेके 1 टीस्पून पर डे, जो तकरीबन कहते हैं 2.4 ग्राम्स पर डे रिकमेंडेड है, उससे भी तकरीबन 2 से 5 मिलीमीटर मर्करी आपके ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ सकता है। 40 मिनट की एक एक्सरसाइज एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग ही है, हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा करने से आपके ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत अहम हैं। सही।
इसमें एक चीज़ है कि यूजुअली जब मरीज़ जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि नमक कम यूज़ करें, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि हम हमेशा से इतना ही नमक इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह में। जब हम पाकिस्तान जाएं तो अब रेस्टोरेंट में जाएं तो नमक बहुत तेज़ उसमें होता है। अगर आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल, कि ये लोग इससे कम पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमने अपना थ्रेशहोल्ड हाई कर लिया है नमक के इस्तेमाल का, जिसकी वजह से हम खुद से दावत दे रहे हैं इन बीमारियों को बिला वजह से। जो आपने कहा था कि ये मॉडर्न डे की प्रॉब्लम है, तो मॉडर्न डे में शायद ये ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये वो फैक्टर ज़्यादा हो गए। हमें वो जो है ना वो टेस्ट वी जस्ट गो फॉर वो जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो खुराकें अब नहीं रही, तो वो खुराक ये उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये तो अच्छा कि आपने बताया कि अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल जो अद्वियात के साथ जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। ऑब्वियसली लोग अगर हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, उनको हो सकता है वो प्रिवेंट कर लें हाइपरटेंशन को। अगर है तो हो सकता है उसको बेहतर मैनेज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो ये ना कर सकते। हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो, माजूरी हो, या किसी और वजह से सेहत के दूसरे मसाइल हों, तो उनके लिए मेडिकेशन क्या आप रिकमेंड करते हैं? तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि ये जो जिसको लाइफस्टाइल चेंजेस, खुराक में तब्दीली, वजन में तब्दीली, ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। किसी शख्स के लिए हो सकता है यही काफ़ी हो, किसी शख्स के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों के साथ साथ आपको दवाई भी लेनी पड़े। तो बस लोगों के वैसे जनरल नॉलेज के लिए हम कहते थे, बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ इनको करने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। नहीं, इनसे हेल्प होगी। कुछ लोगों के अंदर इन चीज़ों को करने के साथ साथ दवाई भी लेनी पड़ेगी। जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ है जिसको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर उसमें ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल चेंजेस से उनको हेल्प तो होगी, लेकिन साथ दवाई भी लेनी पड़ेगी। ये जिसमें क्लैरिफाई करना चाहता था, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो मिसअंडरस्टूड कर देते हैं इसे। तो उसके साथ दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि हर दवाई हर शख्स के लिए नहीं यूज़ होगी। कुछ ग्रुप्स में कुछ दवाइयाँ ज़्यादा कारआमद होती हैं, कुछ ग्रुप्स में कुछ और दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे वो गली मोहल्ले में होता है, उसको वो दवाई ज़्यादा मुवाफिक आ गई तो मैं भी यूज़ कर लूँ, ये प्लीज़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम यूज़ करते हैं वो 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे दो ग्रुप बनाते हैं हम मरीज़ों के। 50 साल से नीचे जो है ज़्यादातर हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम है एस इनहिबिटर उनको कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। इसके अलावा 50 साल से ऊपर कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डायूरेटिक्स हैं, तो वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एक ABCD किस्म की अप्रोच है, सिंप्लीफाई। तो ये दवाइयाँ कॉमनली हम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन किस शख्स के लिए कौन सी दवाई ज़्यादा कारआमद है, ये आप बराए मेहरबानी अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप कंसल्ट करेंगे, फिर उसको वो आपको तजवीज़ करेंगे। और इसका एक जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि अच्छी एडवाइस है कि इसको रेगुलरली आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप इसको रिव्यू करवाएं कि जो मैं दवाई ले रहा हूँ क्या मुझे अभी भी ज़रूरत है, उसको कम करना है या ज़्यादा। क्योंकि कुछ लोग लेते हैं सारी ज़िंदगी वही लेते रहते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। बाज़ औक़ात एक दवाई आप शुरू करें, जैसे हम देखते भी हैं हमारे जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जैसे मरीज़ देखते हैं वो अगर 45 साल के थे, हम देखते हैं मरीज़ आता है 45 साल में, उसको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ, उसके बाद उन्होंने एक दवाई शुरू की, उसके बाद दवाई चलती जा रही है, रिपीट प्रेस्क्रिप्शन चलती जा रही है। हो सकता है उनके दौरान उनको एक और कॉम्प्लिकेशन हो गई हो। अब वो दवाई जो पहले उस बगैर उस दूसरी बीमारी के कारआमद थी, अब वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो ज़रूरी है कि उसको दोबारा रिव्यू करवाया जाए, ईयरली 5 ईयरली जो भी शेड्यूल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, आपके हेल्थ केयर चेक्स का, उसको फॉलो करें और दवाई को बाकायदगी जो आपके लिए सूटेबल है उसको बाकायदगी से लें। और उसके अलावा जब भी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट फील हो तो आप डिस्कस करें अपने GP के साथ या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। ठीक है। आपने जब अद्वियात की बात की तो डायूरेटिक्स की बात की आपने, तो डायूरेटिक्स जो हैं वो जब हम लेते हैं तो उससे ये है कि पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है, जिससे आपका बॉडी का फ्लूइड कम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को नीचे लाने का एक तरीका है। तो कुछ लोगों में ज़्यादा जब फ्लूइड बॉडी से निकलता है तो उसके साथ हमारे जिस्म से सोडियम और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना वो भी उसका भी अखराज होता है। तो कुछ लोग में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है जो कि कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर डायूरेटिक्स आपने प्रेस्क्राइब किए हैं तो उसके अगर मरीज़ ऐसे कोई असरात देख रहा है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? तो उसमें ये होता है कि आपने सही कहा
कि डायूरेटिक्स जो है उनसे पेशाब की मिकदार ज़्यादा होती है। जब पेशाब जिस्म से खारिज होता है तो उसके साथ नमकियात भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात नमकियात की कमी भी हो जाती है। ये ज़्यादातर हम देखते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर होता है उन लोगों में जो इसके अलावा और भी दवाइयाँ ले रहे हो डायूरेटिक्स के साथ, या जिनकी उम्र थोड़ी 65 या ऊपर हो, उनमें से ज़्यादा, क्योंकि उनका खाना पीना वैसे भी कम हो जाता है, खुराक के अंदर उनके वैसे ही तभी तौर पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाए। हम देखते हैं वो मरीज़, उनमें सोडियम की कमी हो जाती है, पोटासियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इन दवाइयों के खासकर जो बेंड्रोफ्लूमेथायाजाइड है वो कॉमनली यूज़ होती है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है, एक उसमें सोडियम पोटाशियम एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, उसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम की, और उसके असरात भी हो सकते हैं। सोडियम की कमी की वजह से आप बाज़ औक़ात क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। पोटासियम की कमी की वजह से पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से इसी तरह चलने फिरने में मुश्किल भी हो सकती है, वो टिंगलिंग नमनेस भी हो सकती है। और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हार्ट के रिदम प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अगेन वो हाइपोटेंशन वाली सूरत हाल, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, या आपकी इंजरी और फॉल्स भी हो सकते हैं। और आपको वो जिससे मेंटल फॉग हम इंग्लिश में कहते हैं, कि ज़हनी तौर पे आप सोचने समझने से भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो डायूरेटिक जब खासकर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रहने लगे तो फिर वो उसकी वजह से जरा जिसको ज़हनी तौर पे थोड़ा सा। तो इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जो कि विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप जाके किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़ुद से ले सकते हैं। उसमें कुछ दर्द की अद्वियात हैं और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, सब इंडिया पाकिस्तान में शायद फैमिली प्लानिंग वगैरह पिल्स कहते हैं उनको। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को हाई कर सकती हैं। तो क्या इन चीज़ों से जो ब्लड प्रेशर है, परमानेंट हाइपरटेंशन हो सकती है इनके रेगुलर यूज़ से, या ये सिर्फ टेम्पररी असरात हैं इनके? तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव या माने हमल अद्वियात जिसको हम कहते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। इनका इफेक्ट ये टेम्पररी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो कि आप ये दवाई शुरू करें इस ज़रूरत के तहत, तो आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें साथ। अगर वो ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, जैसे हमने कहा कि 140/90 एक थ्रेशोल्ड है, अगर उससे ऊपर जाना शुरू हो गया है मॉनिटरिंग के बावजूद, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करें। तो हो सकता है आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़े। तो उसको रोक लेने से ऐसी दवाई जो ब्लड प्रेशर को, उसको दो साथ हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो दवाई रुकने के साथ मॉनिटरिंग करते रहें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रन करने की टेंडेंसी होती है। तो हो सकता है कि वो दवाई ने उस जो इसको कहते हैं कि जो बीमारी थी पोशीदा तौर पर उसको जाहिर कर दिया है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आप दवाई को ख़त्म करेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दर्द की दवाइयों में कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर वो है जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, या सोजिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रूफन है, इसके अलावा डेक्लोफेनिक है। तो वो दवाइयाँ जो है ना, वो उसके है तो बहुत अच्छी, लेकिन जैसे है कि ओवर द काउंटर इस्तेमाल करने से कुछ मरीज़ों के अंदर वो पेचीदगी पैदा कर सकते हैं। बाज़ अस्थमा के मरीज़ों में अस्थमा को वर्स कर सकते हैं। इसी तरह जिनके अंदर किडनी की अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम हो उनको वर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो वैसे ज़रूरी है कि कंसल्ट कर लें। उसके बाद शॉर्ट टर्म यूज़ तो बाद का ठीक है 2-3 दिन के लिए, लेकिन आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से असरात हो सकते हैं। ये जो एक एडिक्शन है, कई लोगों को अद्वियात से भी एडिक्शन है कि ज़रा सी भी दर्द हुई तो वो भागे जाते हैं और मेडिकल स्टोर से अद्वियात लेके इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने मेंशन किया, इट साउंड क्वाइट फनी कि अगर कोई शख्स यूज़ कर रहा है तो मैं भी वही मेडिकेशन यूज़ कर लूँ, तो शायद मुझे भी अफाका होगा विदाउट कंसल्ट किए जो है ना प्रॉपर किसी डॉक्टर से। तो ये चीज़ें हैं और जिसको हमें सोसाइटी में डिस्करेज करने की भी ज़रूरत है कि बिला वजह अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा कल्चर में उसमें वो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी हैं, हर्बल रेमेडीज़ जैसे हैं, और बाज़ औक़ात हकीमों की दवाइयाँ भी हैं। जो लोग क्वालिफाइड हैं ठीक है, उनकी बिल्कुल होंगी और बिल्कुल असरात हैं, हम ये नहीं उसका इनकार कर सकते।
लेकिन बाज़ों का जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या हमारे जो दूसरे एरियाज़ हैं, वहाँ पर दवाइयाँ देखो देख के इस्तेमाल होती हैं। उसने इस्तेमाल की तो उसकी शुगर ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया जी, बिल्कुल ही गायब हो गई जी बीमारी। इन दवाइयों में बाज़ों का स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसके दो असरात होते हैं। एक तो उनको अगर लॉन्गर टर्म यूज़ करें तो उसके स्टेरॉइड्स के अपने असरात आते हैं। वो जिस्म के अंदर डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, गुर्दों पे और दिल और जिगर पर असरात हो सकते हैं। और दूसरा, स्टेरॉइड्स को यकदम बंद करने से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हाइपो भी हो सकते हैं आप, हाइपोटेंशन। और उसकी वजह से फिर वो कहते हैं कि जी वो बिल्कुल ही एकदम दवाई छोड़ी तो बिल्कुल ही जिस्म जो है ना वो काम करना छोड़ गया, क्योंकि अब हाइपोटेंशन में चले गए हैं। तो ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी चाहिए। और ये ऑब्वियसली आपके जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ इंटरफेयर भी करता है। ये एक और साइड इफेक्ट है इसका। ठीक है, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन पूछा था हाइपोटेंशन के अंदर कि अगर किसी को एक्यूट एपिसोड हो जाए, यानी कि वक्ती तौर पर किसी को ऐसा सामना करना पड़ जाए कि जहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर लो हो, तो आपने बताया क्या करना चाहिए। इसी तरह अगर अचानक से किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, और ये भी आपने मेंशन किया कि कुछ लोगों को एहसास ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, तो अगर कोई ऐसी सिम्टम्स वाज़ेह हों, कोई इलामात नज़र आएँ कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है अचानक बहुत ज़्यादा, और समहाउ अगर आपके पास आला है, आपने उसको रीड भी कर लिया है, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उसको नीचे लिखें? तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जैसे ब्लड प्रेशर, एक तो उसकी अपनी रीडिंग है और दूसरे उसके असरात, इन दोनों को मिला के हमें फैसला करना पड़ता है। एक तो आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, फॉर सम रीज़न वो ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, 180 डिवाइडेड बाय 120, 180 बाय 120 एक काफ़ी हाई रीडिंग है। एक तो ये रीडिंग है, अगर ऐसा है तो आपको आपके जिस्म के ऊपर कोई असरात नहीं है, आप वैसे ठीक हैं, तो आपको जीपी के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं, अपना चेक करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाने हो सकते हैं, और आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा ये कि अगर ब्लड प्रेशर इतना हाई भी है, उसके साथ आपके जिस्म पे असरात भी हैं, जैसे सर में बिल्कुल दर्द, नज़र बिल्कुल ख़राब, एकदम ख़राब होना शुरू हो गई है, सीने में दर्द शुरू हो गया है, और पाँव सूजना शुरू हो, तो हो सकता है कि वो ब्लड प्रेशर हाई, अब ब्लड प्रेशर आपके जिस्म के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर रहा है। इस सूरत में अर्जेंट आपको अटेंशन, हेल्थ केयर अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप फ़ौरन या तो जीपी या A&E जैसे भी सिचुएशन है उसके मुताबिक जाएं, वहाँ पर फिर हम आपके ब्लड टेस्ट भी करेंगे, ECG भी करेंगे, यूरिन टेस्ट भी होगा, और आपको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इस सूरत में हम आपका ब्लड प्रेशर नीचे लेके आएंगे, फौरी तौर पर नहीं, लेकिन एक सिस्टम के तहत, एक अप्रोच के तहत उसको नीचे ला के कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हाँ, आपकी ओवरऑल रिकमेंडेशन क्या है कि लोगों को क्या करना चाहिए, जनरल पब्लिक में जिनको ब्लड प्रेशर है उनको एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए, और जिनको नहीं है वो इस मर्ज से कैसे बच सकते हैं? तो बचाव जो है ना वो ज़्यादा अहम है इसके अंदर। तो बचाव इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया वो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि जो चीज़ें आप बदल सकते हैं उनको मॉडिफिएबल कहते हैं। जो चीज़ें हम बदल सकते हैं वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी एक्टिविटी लेवल है, उसके अंदर हमारी डाइट है, हमारा वज़न है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हैबिट्स हैं जिसमें अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उसको चेंज कर सकते हैं, कैफ़ीन और कैफिनेटेड ड्रिंक्स की इंटेक है वो उनको हम चेंज करते हैं, उसमें नमक कितना इस्तेमाल करते हैं खुराक में उसको हम बदल सकते हैं। तो उसमें सिंपल एडवाइस जैसे हमने पहले भी डिस्कस की यही है कि कैफ़ीन की मिकदार कम करें, स्मोकिंग बिल्कुल ख़त्म करें अगर हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल उसको कम करें। अल्कोहल हमने पहले डिस्कस किया, उसकी भी उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नमक की मिकदार ½ टीस्पून से 1 टीस्पून मैक्स पर डे। और इसके अलावा जो है लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्टिविटी बढ़ाएं, 40 मिनट 4 से 5 दफ़ा हफ्ते के अंदर ब्रिस्क वॉकिंग, कोई एक्सरसाइज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वज़न में कमी, 10 किलोग्राम वज़न से आपको 5 से 20 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इनके साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर फिर भी इनके वजह से इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आने में मदद मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को फिर भी दवाई की ज़रूरत पड़े, उनको फिर दवाई अपने जीपी के साथ या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करके दवाई शुरू करें, उसको रेगुलरली लेते रहें और रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहें। ठीक है। इसमें जो खुराक है, हम बात कर रहे थे मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की, कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खुल गई हैं, काफ़ी मशहूर नाम है जिसके अंदर पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स।
उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन सॉल्ट है। खास करके जो मीट है, चिकन है या बीफ है, उसको क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जब वो फ्राइज़ लेते हैं, फ्राइज़ के ऊपर भी सॉल्ट है। और फिर लोगों ने अब वक्त के साथ साथ जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल में कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। चाय में और कॉफ़ी में जो कैफ़ीन की मिकदार है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में भी लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे और बच्चों को भी ये चीज़ फीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, और ये है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनके असरात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सिंपल चीज़ें हमने जैसे डिस्कस की हैं, चेंज करें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, उनकी खासकर फिजी ड्रिंक्स जो है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न फूड का है, जिसमें फास्ट फूड है। फास्ट फूड में बताया जैसे पोल्ट्री, चिकन तो बहुत इस्तेमाल होता है, चिकन है, मीट है, फ़िश है। फ़िश वैसे तो हेल्पफुल है, लेकिन उसकी कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि उसके अंदर ब्लड प्रेशर को ज़्यादा भी कर सकती है, तो वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एनर्जी ड्रिंक्स जो आ गए हैं, उनके अंदर भी केमिकल्स भी हैं और सॉल्ट भी है। एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा सी मेंशन करूँगा कि कुछ स्टडीज़ हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन वो पोटासियम की मिकदार कितनी होनी चाहिए, ये और हर एक के लिए क्या वो ज़रूरी है, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में पोटासियम ज़्यादा लेने से उसके असरात नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको प्रेग्नेंट पेशेंट में हो सकता है कि वो उसके इफेक्ट नेगेटिव आए बजाय के पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इलियास। मुझे उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की बहुत मुफीद साबित होगी हमारे व्यूअर्स के लिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और इन जो एडवाइस है इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की एपिसोड देखने का शुक्रिया नाजरीन। अगर आज की एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।